हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए आज का बहुत ही खास सेशन लेकर मैं आया हूं और ये सेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और जो आपका इस एटम्स को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं ना कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया था और किस एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, न्यूट्रॉन का किसने किया था, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जो होते हैं ना, इनके अंदर कैसा चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर क्या है ना, सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हमारी कल वाली क्लास थी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास थी। और इस क्लास को अगर आपने नहीं देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में मैं इस क्लास का लिंक पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक हो रही है। इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं उसको सुनिए। इसमें हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम्स को समझेंगे कि क्या है एटम, एटम के अंदर क्या क्या होता है, उसको किसने एक्सप्लेन किया है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को, थॉमस का एटॉमिक मॉडल क्या है उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, बस 2-4% एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको चीजें, बाकी सब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ाएंगे। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इतने सारे टॉपिक को आज हम लोग डिटेल से कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से दोस्तों। और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में दिल का इमोजी आ जाना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ये क्लास है दिल से दिल तक का, तो सबसे पहले दिल का इमोजी आना चाहिए। देखिए क्या है कि एटम्स को समझने के लिए आपको एक स्टोरी समझना होगा, है ना। यूँ समझिए कि मैं खुद अपने आप को ही एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक एटम्स हूँ। मैं क्या हूँ? एक एटम्स हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, मेरे गुण कौन कौन से हैं और मैं दिखता कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें, ये सारी विशेषताएँ मुझे नहीं पता अपने खुद के बारे में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बस किसी के पास जाता हूँ, अलग अलग लोगों के पास जाता हूँ और पूछता हूं कि मैं कौन हूं, है ना। मैं कई लोगों के पास गया, पूछा कि मैं कौन हूं, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। लेकिन एक भाई साहब मेरे को मिले जिनका नाम है जोहन डेल्टन, जिनका नाम क्या है? जोहन डेल्टन। इन्होंने मुझे मिला कि भाई रुक तो सही, तू है कौन इसको मैं बताऊंगा, है ना। तू कौन है ये मेरा काम है, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। इन्होंने बताया 1808 में, है ना, 1808 में इन्होंने बताया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने अपना बताया कि जो कोई भी एक मैटर है ना, कोई भी एक पदार्थ है, इस दुनिया का कोई सा भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो तू है, यानी कि मैं हूँ। तो मैं सोचा कि यार मैं इतना छोटा हूँ कि मेरे से छोटा और कोई है नहीं इस दुनिया में। तो मैं मेरे से छोटा नहीं, मतलब कि मैं एक क्या हूँ? एटम हूँ। तो एटम एक ऐसा छोटा पार्टिकल होता है कि इससे छोटा अब कुछ भी नहीं होता, है ना। तो मैं तो चलो कुछ तो अलग है मेरे में, है ना, कि मैं सबसे छोटा इंसान हूँ, मेरे से छोटा इंसान और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। इस बात को जान करके मुझे थोड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे अंदर कुछ नहीं है और ना ही मैं मतलब कि मेरे से छोटा और कोई है। तो आपको क्या समझना है कि एटम जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम कहते हैं एटम, ठीक है ना। समझ में आ गया। या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या है, तो आपको क्या आंसर में लिखना है कि एटम, यानी कि परमाणु है सबसे छोटा से छोटा कण। इसके बाद में क्या किया, मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे को एक और भाई साहब मिले जिनका नाम है जे थॉमसन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मैं हूं ना, मैं सबसे छोटा पार्टिकल नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ पार्ट हैं, और जब मैं ये सुना तो मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइज सा लगा कि यार एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बड़े शौक से और कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि भाई तू सबसे छोटा पार्टिकल है, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है और तू सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है ना। इनका क्या डिस्कवरी है जे थॉमसन का, कि डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई
परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ हवा हवाई में, है ना, कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी पार्ट है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सुनिएगा, जो जे थॉमसन है ना, इन्होंने 1856 से 1940 के 1856 से लेकर के 1940 इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। 1956 से इनका जन्म हुआ और 1940 तक ये चले। इन्होंने कैथोड रे एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया कि अपने डिस्कवरी में इन्होंने बताया कि इनका एक डिस्कवरी है। देखिए, ये इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनका क्या एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या लिया? एक ट्यूब लिया। क्या लिया? एक ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब। ये क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब है ना। ये इनका एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब की मदद से इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, ये पूरा एक ट्यूब है। इस ट्यूब में इन्होंने 2 रॉड का इस्तेमाल किया। पहला जो रॉड था वो कैथोड था। यहाँ पर जो रॉड लगा है इन्होंने कैथोड लगाया और यहाँ पर जो लगा वो एनोड लगा, है ना। आपको अगर आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि एनोड कहाँ पर है, कैथोड कहाँ पर है ना, समझिएगा। यहाँ पर एनोड, वहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है। जो कैथोड है ना, इसको हम निगेटिव पार्ट कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और इस एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन्होंने क्या किया कि एक बैटरी लिया। उस बैटरी का जो वोल्टेज था बहुत ज़्यादा वोल्टेज था, मीन्स 10 किलो वोल्ट, यानी कि 10,000 वोल्ट वाली एक बैटरी इन्होंने लिया, यानी कि एक डीसी सोर्स लिया, आप ये समझिएगा, है ना। जिसको कैथोड को बैटरी के निगेटिव से, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इन्होंने। और जब कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने से पहले इन्होंने यहाँ पर जो एनोड वाला टर्मिनल है, यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया इन्होंने? एक स्क्रीन लगा दिया। इस स्क्रीन में इन्होंने जिंक सल्फाइड से इसको कोटेड कर दिया। किससे? जिंक सल्फाइड से इन्होंने इसको कोटेड कर दिया। जिंक सल्फाइड का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है कि जब भी कोई इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, जब भी इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो इसमें एक लाइट पैदा होगी। क्या होगी? एक प्रकाश पैदा होगी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लाइट पैदा हो रही है। ये जब विद्युतीय चार्ज जब इस पे टकरा रहा है तो इन्होंने क्या किया कि एक बैटरी लिया 10,000 किलो वोल्ट की और इसमें कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जब सप्लाई इसमें से चालू हुआ, जब सप्लाई चालू हुआ तो ये जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं और इस स्क्रीन में टकरा रहे हैं, और टकराने से यहाँ से क्या उत्पन्न हो रहा है? एक लाइट उत्पन्न हो रहा है। जिससे इन्होंने क्या सोचा कि जे थॉमसन ने सोचा कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर जाकर के टकरा रहा है। तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जो एटम है, यानी कि मैं एक एटम हूं, तो मेरे अंदर मतलब कि कुछ चार्ज पार्टिकल हैं जिसको इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसके अंदर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जब इन्होंने थॉमसन ने उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया 10,000 किलो वोल्ट वाली हाई वोल्टेज थ्रू गैस एंड वेरी लो प्रेशर। एक कंडीशन याद रखिएगा कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया, हाई वोल्टेज सप्लाई का, और लो प्रेशर का इस्तेमाल किया, लो प्रेशर गैस का, वेरी लो प्रेशर गैस का इन्होंने यूज किया। टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, है ना। और कुछ मिनट बाद जो चार्ज के पार्टिकल हैं नेगेटिव टर्मिनल से निकलना शुरू हुए और पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर के टकराए, और वहां पर एक स्क्रीन था, कोटेड स्क्रीन, जिस पर जाकर के वो इलेक्ट्रिक पार्ट जो है वो टकराए। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो वहां पर ग्लो होता है, एक चमक।
ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कहा। अब सुनिए, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव इसके अंदर चार्ज होता है। अब पता कैसे चला कि नेगेटिव चार्ज होता है? तो पता ऐसे चला कि जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड से कुछ चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। इसका मतलब कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल था उसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए यहाँ से उन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। इट वाज, है ना। ये सारी चीज़ें छोड़िए। इसके बाद आपके एग्जाम के पर्पज से आपको क्या ध्यान रखना है? इनके इस डिस्कवरी को एग्जाम के पर्पज से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वो देखिए। इलेक्ट्रॉन्स आर द निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और है ना, कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6, है ना, इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का 19 कूलाम चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे सुनिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर -31 kg, यानी कि बहुत कम, नेग्लेजिबल। यानी कि एक एटम का जितना वजन होगा उस वजन के अनुसार अगर हम तुलना करें तो ना के बराबर, क्योंकि -31 है, -31 किलोग्राम, यानी कि बहुत ही कम, ठीक है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर हमें तीसरी बात जो है वो पता चली कि द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसका सिंबल होता है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ई के ऊपर माइनस लिख देते हैं हम। माइनस क्या इंडिकेट करता है? इसके चार्ज को इंडिकेट करता है, और चार्ज कितना होता है वो आप यहां से देख सकते हैं ना। फिर जो चौथी बात है इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला वो है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सटर्नली स्मॉल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत स्मॉल पार्टिकल है। अब सुनिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या है? वो है परमाणु, और किसी परमाणु का सबसे छोटा से छोटा कण क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। इसलिए इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नली, यानी कि बहुत ही अत्यंत छोटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? अत्यंत छोटा पार्टिकल है ना। तो ये सारी बातें कही। और दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है एटम्स के अंदर, उसके आउटसाइड में ये क्या करता है? ये घूमता है ना। तो ये सारी बातें हमें कौन बताया? ये जे थॉमसन भाई साहब हमें बताते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने जान लिया कि भाई मेरे डाल्टन ने मुझे बताया कि भाई तू सिंगल है ना, तेरे से छोटा पार्टिकल और कोई है ही नहीं। मैंने मान लिया उनकी बात। उसके बाद मुझे मिले जे थॉमसन, इन्होंने कुछ और ही एक्सपेरिमेंट करके बताया, और जब इनका एक्सपेरिमेंट मैंने देखा तो मुझे भी यकीन होगा कि हाँ यार ये बात तो सही है ना, ऐसा है, तभी तो ये इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि डाल्टन भाई साहब झूठे थे, है ना, उन्होंने जो मुझे बताया झूठी कहानी सुनाया, ठीक है। फिर मैं क्या किया? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, है ना, जैसे इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ा तो मुझे कौन मिला? मुझे मिले प्रोटॉन भाई साहब, सॉरी ई गोल्डस्टीन भाई साहब मिले। कौन मिले? ई गोल्डस्टीन भाई साहब। अब इनकी क्या कहानी है, इनका क्या डिस्कवरी है? अब मैंने दो लोगों का डिस्कवरी सुन ही लिया, तो चलो इनका भी सुन लेते हैं। रास्ते में ये मिल गए तो इनका भी सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, टाइम तो अपने पास है ही वैसे भी। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में कौन बताया? ई गोल्डस्टीन ने बताया। किसने बताया? ई गोल्डस्टीन। आपके एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूं, ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? ई गोल्डस्टीन ने बताया, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि साइंस एटॉमिक, है ना, साइंस एटम्स कंटेंट जो होते हैं वो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात पता चल गया। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है।
इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में इन्होंने बताया, गोल्डस्टीन ने। कैसे बताया, हम इनकी बातों पर क्यों यकीन करें, है ना। सवाल ये भी उठता है, मतलब कोई भी मुंह उठा के अगर आपको कुछ भी कह देगा आपके बारे में, तो क्या आप सुन लेंगे, क्या आप मान लेंगे उनकी बात को? नहीं ना। तो मैं भी इसी तरह से किया, भाई मैं एटम हूँ, मैं एटम बना हुआ हूँ, अब कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोलेगा तो क्या मैं उसकी बात को सुन लूँगा? नहीं सुनूंगा। लेकिन इन्होंने मेरे को अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एनोड रे, इसको हम कैनल रे भी कहते हैं, ठीक। जे थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड के बारे में, है ना, कैथोड टर्मिनल से एक्सपेरिमेंट किया था। और गोल्डस्टीन ने क्या किया, एनोड रे, जिसको हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और इस बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो एनोड टर्मिनल की मदद से एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एनोड से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के जो पार्टिकल निकले, जो कण निकले, वो स्क्रीन पर जाकर के जब टकराए तो स्क्रीन में भी कुछ ग्लो हुआ, है ना, चमक पैदा हुआ, जिससे पता चला कि भाई जिस प्रकार से हाई वोल्टेज की सप्लाई देने पर एनोड से कुछ चार्ज पार्टिकल निकल रहे थे, वैसे ही कैथोड से भी कुछ चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, है ना। तो इन्होंने भी एक दिमाग लगा कि भाई जब एनोड से चार्ज पार्टिकल निकल रहा है तो उस चार्ज के अंदर, उस कण के अंदर, है ना, उस कण के अंदर कौन सा चार्ज होगा, उस कण के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, इन्होंने उसको नाम दे दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया, है ना। और चार्ज इसके अंदर कैसा होता है, तो चार्ज इसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये किसने बताया, ये बताया गोल्डस्टीन ने। तो चलो मैं इनकी भी बात मान लेता हूँ। अभी तक तो मुझे पता था कि मैं सिंगल हूँ, है ना, अब मेरे से छोटा कोई नहीं है। अब मैं एक कदम आगे गया तो मुझे पता चला, अरे नहीं यार, मेरे अंदर भी कुछ है ना। अब पता चला इलेक्ट्रॉन है। अब मैं एक कदम जब और आगे गया तो मुझे पता चला, अरे यार, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मेरे अंदर प्रोटॉन भी है। चलो ठीक है, प्रोटॉन को मैं मान लेता हूँ, लेकिन प्रोटॉन की कुछ खासियत है, प्रोटॉन के भी तो कुछ अपना वजन होगा, आकार होगा, दिखता कैसा है, रहता कहाँ है, करता क्या है ना, ये भी नौकरी करता है या आपकी तरह बेरोजगार है ना। तो ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो इनका जब मैं कैरेक्टरिस्टिक जाना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटॉन्स के बारे में आप जानिए, तो इनके अंदर चार्ज सेम इक्वल होता है जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला, क्योंकि हम जब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, है ना, वहां से हमें पता चला। तो पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस का जो साइन है, ये किसको बताता है, पॉजिटिव चार्ज को। ये किसको बताता है, पॉजिटिव चार्ज को। बाकी 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज इसके अंदर भी होता है। तो आप कहते हैं सर दोनों का चार्ज बराबर होता है। जी हाँ, दोनों का चार्ज बराबर होता है। लेकिन अगर इसके हम मास ऑफ प्रोटॉन को देखें, यानी कि इसका वजन कितना हो, तो इसका वजन होता है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन के वजन को हम नेगलेक्ट कर देते थे एटम्स की तुलना में, लेकिन इसको हम नेग्लेजिबल नहीं मान सकते हैं। 10⁻⁻24 ग्राम इसका क्या है, वजन है ना। 1.673 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपके एग्जाम के पर्पज से, है ना, ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए अपने दिमाग में, है ना, दिल दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। और इसका वजन आपने देख लिया, मास देख लिया, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन का वजन करें किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो कितना है, जो प्रोटॉन का वजन है ये 2000 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। कितना है, 2000 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वजन से प्रोटॉन का वजन, ठीक है। दोबारा सुनिए कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, जो इसका मास है, वो कितना है, इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा। कितना है, 2000 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, प्रोटॉन की विशेषताएं, एटम्स को आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या क्या जान लिया अपने बारे में, मैंने जाना मैं एक एटम हूँ, ठीक है ना, मेरे अंदर कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ा, मुझे पता चला भाई मेरे अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है यार। फिर मैंने आगे बढ़ा, मेरे अंदर तो प्रोटॉन भी है यार। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए तो कुछ और भी हो सकता है ना। तो आगे चलिए, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हमें क्या मिलता है,
ठीक है। इसके बाद जब मैं एक बार और जंप मारता हूं तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मुझे कौन मिलते हैं? जेम्स चैडविक। अरे यार ये कौन है? जेम्स चैडविक, इतना खतरनाक नाम है, ये है कौन, है ना। अब ये इनका क्या मतलब कि झोल है, ये क्या बताने वाले हैं मेरे बारे में, मतलब कि सारे जादूगर ही हैं, सब कुछ मेरे बारे में बताएं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो कौन है, ठीक है। उसको उसके माँ बाप सब कुछ सिखाते हैं, है ना। तो एक एटम्स के माँ बाप कौन हुए? एटम्स के माँ बाप जे थॉमसन हुए, है ना, बाकी चैडविक हुए, ये हुए, ठीक। अब जब मैं एक बार और जंप मारा आगे बढ़ने के लिए तो मुझे कौन मिले? मुझे जेम्स चैडविक भाई साहब मिले, ठीक है। इनका क्या स्टेटमेंट है? इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यहां तक की बात तो सही है, लेकिन एटम्स के अंदर एक और चार्ज पार्टिकल है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अरे यार ये आप कैसी बात करो, चार्ज पार्टिकल कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि इसके अंदर एक और चार्ज पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, जिसके अंदर आवेश जीरो है। कितना है? 0 कूलाम आवेश है। आपने अभी देखा ना कि पॉजिटिव आवेश इलेक्ट्रॉन में, निगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन में। तो इसी प्रकार से एक हमें मिला न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है? कुछ चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, फ्री होता है ना। कैसा होता है? फ्री होता है। अब एग्जाम में क्या पूछता है आपसे कि भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। और जो न्यूट्रॉन है ना, इसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, यानी कि प्रोटॉन के भार से थोड़ा सा कम। सबसे कम किसका है? सबसे कम है इलेक्ट्रॉन का, फिर उससे ज्यादा है न्यूट्रॉन का, फिर सबसे ज्यादा है वो प्रोटॉन का है ना। सबसे ज्यादा प्रोटॉन। सबसे ताकतवर कौन है? सबसे ताकतवर है प्रोटॉन। तो क्या करंट फ्लो करने के लिए प्रोटॉन की जरूरत है? नहीं भाई साहब, नहीं, है ना। यहां ताकत से नहीं, यहां दिमाग से काम लेना होगा। तो इसका मास कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है ना। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज के अंदर कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के अंदर कैसा आवेश होता है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, है ना, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। जैसे आप ढलान पे बाइक चला करके न्यूट्रल कर देते हैं तो क्या बाइक को पावर की जरूरत होती है? नहीं, वो न्यूट्रल हो जाती है, कोई पावर की जरूरत नहीं होती। वैसे इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। क्लियर? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बेस्ड मसाला है। क्या है? बेस्ड मसाला। अब 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपने देखा ना, जे थॉमसन को देखा, चैडविक को देखा, है ना, डाल्टन को देखा, एटम्स को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को पढ़ा, है ना। कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें भूल गई, लेकिन इस चार्ट को देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां तुरंत ज्वाइन कीजिए, अब भी तुरंत ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद देखिए इसको, ठीक है ना। फिर ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए पार्टिकल, है ना, प्रॉपर्टी, चार्ज, मास और डिस्कवर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रॉन जो है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना छोटा, प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना छोटा, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया नेग्लेजिबल, है ना, नेग्लेजिबल, यानी कि छोड़िए इसको। फिर है इसका चार्ज कितना होता है? तो इसका चार्ज हम ये ले सकते हैं प्लस यूनिट, पॉजिटिव में होता है +1 यूनिट, इसका +- यूनिट, है ना, -1 यूनिट, यानी कि जीरो मान के बराबर चलिए इसको, ठीक है ना। सॉरी, इसको जीरो आप नहीं मान सकते। सबसे छोटा कौन है? ये है ना। इसको मैं रखता हूं पहले नंबर पर, और इसको रखता हूं दूसरे नंबर पर, है ना। इसको दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ये सबसे छोटा है, इसका वजन सबसे कम है, फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पर ये इससे ज़्यादा, फिर तीसरा नंबर पर ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। और खोज किसने किया था इलेक्ट्रॉन का? जे थॉमसन ने।
और प्रोटॉन का किसने किया? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? ये कमेंट सेक्शन में छापिएगा आप, है ना, कि प्रोटॉन का नामकरण, एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी तो इनका है, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया? प्रोटॉन नाम किसने दिया वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और न्यूट्रॉन जो है ये जेम्स चैडविक भाई साहब ने दिया। कौन? जेम्स चैडविक ने दिया। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया। ठीक, इसके बाद यार, इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो थॉमस मॉडल ऑफ द एटम्स, है ना, इनका जो थॉमसन का जो मॉडल है इसके बारे में मुझे जानने का जिज्ञासा हुआ। तो सुनिए, ये है थॉमसन भाई साहब, है ना, जे थॉमसन के बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई जो एक एटम्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जस्ट इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया और बहुत क्लियरली समझ में आ गया। इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया? एक वाटरमेलन का। किसका? एक वाटरमेलन का। यानी कि इस वाटरमेलन की मदद से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एग्जाम्पल हमें दिया, और इस मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुलिंग मॉडल। इसको हम क्या कहते हैं? प्लम पुलिंग, है ना, प्लम पुलिंग मॉडल। तो ये एग्जाम में ना कई बार पूछ लेता है, कि प्लम पुलिंग मॉडल जो है ये किसका है ना, ये एक्सपेरिमेंट किसका है? तो ये थॉमसन भाई साहब का है। किसका मॉडल है? थॉमसन मॉडल है ये। इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि वाटरमेलन होता है, ठीक है, वाटरमेलन को जब आप काटेंगे इस प्रकार से तो देखेंगे कि इसका एक लेयर होता है जो व्हाइट कलर का होता है, एक लेयर होता है जो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इस व्हाइट कलर के लेयर को इन्होंने एटम नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एटम नाम दे दिया, जो मैं बना हुआ हूँ, है ना। और इसके बीच में जो रेड कलर का हिस्सा है इसको इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया इन्होंने? प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको अपन खाते भी हैं, ठीक है, इसके हिसाब से। और जो इनमें छोटे छोटे आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये अलग अलग, ये आपको बीज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, है ना, ये ब्लैक कलर में, है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बीज। ये बीज क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है। इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। इसी प्रकार से एटम्स के अंदर होता है, एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है। यानी कि एक एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर है? ये है नाभिक के अंदर, है ना। तो एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, कि जो नाभिक है ना, ये जो नाभिक है, इस नाभिक के बारे में किसने बताया, है ना, ये देखिए, इस नाभिक के बारे में किसने बताया कि भाई नाभिक भी होता है? इन्होंने बताया, है ना, इन्होंने बताया, जेम्स चैडविक ने बताया न्यूट्रॉन के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया? न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया, है ना। देखिए, पीडीएफ थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, कोई बात नहीं, आराम से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आप देखिए, है ना। रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में क्या बताया? रदरफोर्ड ने, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से एटम्स के बारे में क्लियरिफाई किया हुआ है। तो एटम्स के बारे में इन्होंने क्या बताया कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का इन्होंने यूज किया। फॉइल ओनली 1000 एटम्स, है ना, ठीक, टू ऑब्जर्व अल्फा पार्टिकल बिहेवियर। इन्होंने क्या बताया, है ना, मैं डायरेक्ट इनके एक्सपेरिमेंट पे ही ले चलता हूँ। इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर एक, मान लीजिए कि कोई एक, यहाँ पर से कोई एक किरण जा रही है ना, यहाँ पर से कोई एक अल्फा किरण जा रही है। जो अल्फा किरण है वो क्या है? वो हीलियम पार्टिकल है, हीलियम डबल चार्ज पार्टिकल है ना, हीलियम का डबल चार्ज पार्टिकल है, He2+ हम लिखते हैं ना, तो हीलियम डबल चार्ज पार्टिकल है। यहाँ से अल्फा किरण निकलती है। जो अल्फा किरण है ये कैसा चार्ज है? ये एक पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड का फॉइल लिया, है ना, थीन गोल्ड फॉइल, यानी कि बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया
इन्होंने, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिया? इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि गोल्ड फॉइल की एक अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। गुण इसका ये होता है कि जब भी इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट चार्ज जब टकराता है ना, तो ये बहुत पतला हो जाता है। कैसा होता है? बहुत पतला में पतला हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, ठीक है ना। अब पतला करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा कण है, ये जो अल्फा कण है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रही है, ये डायरेक्ट जाकर के कहाँ पर टकरा रही है? ये डायरेक्ट जाकर के इस गोल्ड फॉइल में टकरा रही है। जब गोल्ड फॉइल में ये टकरा रही है तो देखिए, गोल्ड फॉइल में जब ये टकरा रही है तो टकराने के बाद यहाँ पर कुछ एटम्स हैं। ये क्या है? ये बबल्स हैं, है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है ना, हर चीज़ एटम्स है, हर चीज़ अपने आप में एक एटम है, एक परमाणु है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अल्फा कण निकल रही है, अल्फा कण यहाँ से जो इस गोल्ड फॉइल में टकरा रही है, ये टकराने के बाद देखिए ये सीधे क्रॉस कर जा रही है। ये क्या कर जा रही है? आर पार चली जा रही है, इसके, है ना, इस बबल्स के आर पार चली जा रही है। आप देख रहे हैं आर पार चली जा रही है। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। देखिए ये यहाँ चली गई, है ना, और ये यहाँ चली गई, कुछ उधर चले जा रहे हैं, कुछ इधर चले जा रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, है ना। कुछ अल्फा कण डायरेक्ट क्रॉस हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। लेकिन एक अल्फा कण, ये देखिए, ये गया और यू वापस आया, गया और यू वापस आया, गया और यू वापस आया। यानी कि अगर 12,000, कितना? अगर 12,000 अल्फा का किरण इस गोल्ड फॉइल से टकरा रही है तो 12,000 में से 11,999 जो अल्फा कण है वो क्या हो जा रही है? वो डायरेक्ट पास हो जा रही है ना। और एक जो कण है वो वापस आ जा रही है। इसका मतलब रदरफोर्ड जो है, ये इस अपने एटॉमिक मॉडल में क्या इन्होंने समझाया हमें, और हमें क्या समझना चाहिए? इन्होंने ये समझाया कि जो एटम्स होता है ना, जैसे कि ये एक एटम्स है, इस एटम्स के अंदर, इस एटम्स के बीचों बीच में, इस एटम के सेंटर में कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो अल्फा कण जो है ना, बाकी अल्फा कण सब निकल जा रहे हैं, बाईपास हो जा रहे हैं, लेकिन एक अल्फा कण, है ना, लेकिन एक अल्फा कण इससे जाकर के टकराता है और वापस आ जाता है ना। इसलिए इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में कि भाई एटम्स के अंदर कुछ है। अब कुछ है, क्या है? वो नाभिक है। क्या है? नाभिक है ना। तो एटम्स के बीच में क्या है? नाभिक है। एटम्स के बीच में क्या होता है? नाभिक ही होता है, हमें सबको पता है ना। तो इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स में हमें ये समझ में आया कि भाई एटम्स के बीच में कुछ ऐसा छोटा पार्टिकल है जिससे ये अल्फा कण जा रही है और टकरा के वापस आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सामने दीवार है या सामने पत्थर है, लकड़ी है, अगर कुछ चीज़ आप फेंकोगे उससे, उस पर तो फेंकोगे तो वो टकराएगी और वापस आ जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी। वैसे ही बीच में यहाँ पर बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल है, क्योंकि 12,000 किरण जब इसमें जा रही हैं इस गोल्ड फॉइल में, तो सारी पार चली जा रही है, एक ही है जो वापस आ रही है, यानी कि बहुत ही छोटा है, तभी तो उस पर टकरा रही है और वो वापस आ जा रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम्स के बीच में नाभिक होता है। क्या होता है? एटम्स के बीच में नाभिक होती है ना। अब इन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया था कि देयर इज पॉजिटिवली प्लेस न्यूक्लियस इन ए एटम्स, है ना, और न्यूक्लियर ऑल मास रिसाइड इन न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उस नाभिक में क्या है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये कैसे पता चला? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कैसे पता चला? इसलिए हमें इनको ये बातें ऐसे पता चली कि जो अल्फा किरण है ये कैसा चार्ज है? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और कैसा है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कैसा है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है। जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? क्या आकर्षित हो जाते हैं? नहीं होते, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसीलिए गोल्ड फॉइल से ये अल्फा
आकर टकराती है, यहाँ पर टकराती है और वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज ही जा रही है, इसलिए ये किरण वापस आ जा रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि नाभिक है बीच में एटम्स के और उसमें एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया आपका? ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने कहा कि इसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, और जब दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं ना, और ये किरण वापस आ जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, यानी कि ये एक ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, वो घूम रहा है। क्या कर रहा है? वो घूम रहा है ना। ये किसने बताया? ये बताया रदरफोर्ड ने। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, है ना, कितना साइज है? जो पूरा न्यूक्लियस है, जो पूरा नाभिक है, उस नहीं, जो पूरा एटम है ना, अगर एटम इतना बड़ा है तो इस एटम का 1/10⁵, 1/10⁵ है ना, साइज के बराबर न्यूक्लियस का साइज है। किसके बराबर? जो पूरा एटम है, जो पूरा परमाणु है, उस परमाणु का जितना साइज है, उस साइज का, एटम की साइज से अगर हम तुलना करें तो नाभिक का साइज कितना है? 1/10⁵ के बराबर, 1/10⁵ के बराबर है ना, नाभिक का साइज है, यानी कि ना के बराबर है, बहुत कम है। और उसी में साले छिपे हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, उसी में। ये फाइनल कंक्लूजन किनका निकल के आया? ये रदरफोर्ड भाई साहब का निकल के आया। तो क्या आपको समझ में आ गया रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है एटम्स का, समझ में आ गया ना? इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने का इनका मतलब क्या था? ये जानना चाहते थे कि एक एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन एक नाभिक भी होता है ना। इन्होंने हमें विश्वास दिलाने के लिए एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, हमें विश्वास दिला दिया कि एक नाभिक है बीच में, है ना। तो एटम्स के बीच में क्या होते हैं? नाभिक भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं एटम्स हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अभी और आगे जाऊँगा। जब और आगे जाता हूँ तो मुझे कौन मिलते हैं, है ना, हमारे एक और दोस्त हैं जो बोहर भाई साहब हैं, है ना। इन्होंने बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स के बारे में इन्होंने भी अपनी कुछ स्टोरी बताया, है ना। इन्होंने क्या स्टोरी बताया? 1913 में इन्होंने एक स्टोरी बताया, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बताया, ठीक है ना। और इनका स्टोरी क्या है? इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो है नहीं, पहली बात। वो कहाँ पर है? वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में है। कहाँ पर है? नाभिक के चारों ओर एक ऑर्बिट होता है, एक कक्ष होता है, उसी में है और वो घूम रहा है ना, घूम रहा है। इनका कहना है, ये जो है ना, ये हमारे जो रदरफोर्ड है, इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। अगर कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर वो लगातार घूम रही है तो एनर्जी भी डाउन होगा उसका, और एनर्जी डाउन होगा तो धीरे धीरे घूमना कम करेगा, फिर कम करेगा, फिर एनर्जी डाउन होगी तो स्पीड कम होगी, फिर एनर्जी डाउन तो स्पीड कम होगी, फिर ऐसे ऐसे करके नाभिक में ये भी मिल जाएगा। इनका ऐसा कहना है। लेकिन बोहर भाई साहब का क्या कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पर्टिकुलर अपने एक कहाँ पर घूमते हैं, जैसे कि ये एटम्स हो गया, है ना, ये नाभिक हो गया, ये क्या है, इसको हम नाभिक मान लेते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट है ना। इस प्रकार से क्या है? ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमेंगे? इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। और जब ये घूमते हैं तो बिल्कुल फ्री होके घूमते हैं, ना इनको किसी चीज़ का डर, ना किसी चीज़ का भय, यानी कि ना तो एनर्जी ये देंगे और ना ही एनर्जी लेंगे। और जब ना ही एनर्जी देंगे और ना ही एनर्जी लेंगे तो ये आराम से घूम सकेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ये तब तक ऐसा होगा कि अगर ये अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, यानी कि ये इस ऑर्बिट से जंप करके इस ऑर्बिट में आएंगे, तब ये क्या करेंगे? एनर्जी को लेंगे, एनर्जी को खपत करेंगे या फिर एनर्जी को गेन करेंगे। मतलब कि अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ और जब सीढ़ी चढ़ूंगा तो मुझे एक एनर्जी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत? एक एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो जब ये लोअर से हायर
ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो इनको एनर्जी चाहिए, और जब हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो ये एनर्जी किसी को दे भी सकते हैं। यानी कि जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरूंगा तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस टाइम किसी को एनर्जी दे भी सकता हूँ, उस टाइम एनर्जी दे सकता हूँ। लेकिन जब चढ़ूंगा तब तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे उस टाइम पर एनर्जी चाहिए, है ना। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जब अपने अलग ऑर्बिटल में जाते हैं तो इनको एनर्जी लेना या देना पड़ सकता है, लेकिन जब पर्टिकुलर अपने ऑर्बिटल में घूमेंगे तो इनको ना तो एनर्जी लेना है ना ही एनर्जी देना है। ये किसने बताया? ये बताया बोहर मॉडल ने। किसने बताया? ये बताया बोहर मॉडल ने, है ना। ये रहा बोहर मॉडल का, बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। क्या है ये? बोहर का एटॉमिक मॉडल। इन्होंने ये कहा, इनका एक स्टेटमेंट है, इनका एक कहना है कि भाई जो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो बाहर आ नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन जो ऑर्बिट है, ये जो कक्ष है, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, इस कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अलग अलग कक्ष है, अलग अलग कक्ष हैं, और इन कक्ष का मैं नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ मैं? नाम देता हूँ KLMN, है ना। इसको नाम देता हूँ KLMNOP, ऐसे आगे होता जाएगा। इनका एक कहना है कि जो नाभिक के सबसे करीब होगा, है ना, उसके पास एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे जो दूर जा रहा है ऑर्बिट, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक से सबसे दूर अगर हम देखें तो कौन सा ऑर्बिट है? M ऑर्बिट है। तो M ऑर्बिट में जो भी विद्यमान होंगे इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये किसने बताया? ये बोहर का मॉडल ने बताया। किसने बताया? बोहर का मॉडल ने बताया, है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बताया कि भाई इसमें घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, लेकिन इनका एक बॉन्ड होता है ना। जब तक ये फ्री नहीं हो सकते तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि इस एटम में, इस एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से बाहर जाएगा तभी इसमें करंट का फ्लो हो सकेगा, और जब तक बाहर नहीं जाएगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ये सारी कहानी किसकी है? ये सारी कहानी है बोहर भाई साहब का, ठीक है। अब आ जाइए एटॉमिक नंबर पर, अब आ जाइए एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पर। क्या है एटॉमिक नंबर? समझिएगा, परमाणु संख्या का मतलब होता है कि एक एटम्स के अंदर, है ना, ये एटम है, ये एटम है, ये क्या है? ये एक एटम है। इस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, है ना, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हुए वही उसके परमाणु संख्या हो गए, है ना। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन है, एक ऐसा केस है कि एक ऐसा एटम है, ये क्या है? एक परमाणु है। इस परमाणु का अगर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कैसा है? जीरो है। इलेक्ट्रिकली कैसा चार्ज है? जीरो चार्ज है। उस केस में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या और प्रोटॉन की परमाणु संख्या बराबर होती है। अब आप ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर अलग अलग मेटेरियल का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, इनके एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद रखना है ना। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट है जिसको आपको याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। कि जैसे कि एल्यूमिनियम का हम 13 जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जाम में कि 13 होता है ना। मैग्नीशियम का 12 होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जाम में क्या होता है। सुनिए, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। और ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से, क्या क्या नहीं मांगना है अब्दुल से? अब्दुल से नहीं मांगना है पेप्सी, सोडा और कोल्ड ड्रिंक। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, और एग्जाम में इतना ही आता है। फास्फोरस का पूछ लेगा परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है ना, और फ्लोरीन का, नियोन का, बोरोन, बेरिलियम, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये वो सब आपको याद रखना है। ये परमाणु संख्या 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में, आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि दिमाग से परे हो जाए, दिमाग से उड़ जाए, है ना। तो उड़ने वाला चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भूल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है, बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है ना, इनके पास फ़ोन कर लीजिए करिए,
इनके पास फ़ोन कर लीजिए, यानी कि मेरे पास फ़ोन कर लीजिएगा यार। और नंबर आपको नोट करवा देता हूँ 8717918422 8717918422। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है जो उसका लिंक है, सब कुछ है दोस्तों। जितने बैच हमने लिए वो सब सारा बैच वाला लिंक है वहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ है, आप वहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।